तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण। चैप्टर सेकंड साइंस का आपका अम्ल क्षारक और लवण है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, अम्लों की प्रवृत्ति कैसे होती है, क्षारकों की प्रवृत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लासों में जैसे पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्लों के स्वाद का कैसे पता लगाया जाता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। जैसे नींबू है, नींबू को चखेंगे, नींबू क्या है, खट्टा होता है, तो खट्टा है तो उसमें अम्लीय प्रवृत्ति है। इसी तरह से संतरा है, संतरे को चखेंगे, संतरा क्या है, खट्टा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति है। जिसका स्वाद कड़वा होगा वो क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम नीम ले लेते हैं, नीम का स्वाद कैसा है, कड़वा है, तो वो अक्षारकीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, इसी तरह से हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति की, क्षारकीय प्रवृत्ति की है और लवणीय प्रवृत्ति की है। ठीक है, इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले ये क्वेश्चन निकल के आता है कि अम्लों और क्षारकों में अंतर क्या है और अंतर को स्पष्ट कैसे करोगे। जो रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वही करेंगे हम इसमें, बाकी मैं चैप्टर आपको पूरा कराऊंगा अच्छी तरह से। लेकिन मेन है हमारा फोकस किस पे रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पे। अम्ल और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, अम्ल और क्षारकों में अंतर। ये अंतर किस आधार पे करते हैं हम, सबसे पहले तो इसके स्वाद के आधार पे। स्वाद के आधार पे अंतर क्या होगा, अम्ल क्या होते हैं स्वाद में, अम्ल स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होंगे, और अक्षार क्या होंगे स्वाद में, कड़वे होंगे। ठीक है, अम्ल खट्टे होते हैं, अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा दूसरा फिर स्वाद को ना लेके यानी बिना चखे हम कैसे पता लगाएंगे कि अम्ल स्वाद में अम्ल है या अक्षार है, कैसे पता लगाएंगे कि ये पदार्थ अम्ल है, इसमें अम्लीय प्रवृत्ति है, ये पदार्थ क्षार है, इसमें क्षारकीय प्रवृत्ति है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए लिटमस पेपर लेंगे हम। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर आपकी लेबोरेटरी में मिल जाएगा, देख सकते हो आप। लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर क्या करेगा, लिटमस पेपर पर यदि हम, लिटमस पेपर दो तरह का होगा, एक नीला लिटमस और एक लाल लिटमस। एक नीला लिटमस होगा और एक लाल लिटमस होगा। नीला लिटमस क्या करेगा, नीले लिटमस पे अम्ल को डाल देंगे, नीला लिटमस इसमें अम्ल को डालेंगे तो क्या कर देगा, लाल हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पे डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पे अक्षार डाल देंगे तो ये नीला हो जाएगा। नीला लिटमस और लाल लिटमस, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं। नीला लिटमस क्या करेगा, नीले लिटमस पे अम्ल की बूंद डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल रंग का। नीले लिटमस पे अम्ल की बूंद डाल देंगे, लाल रंग का। लाल लिटमस पे अक्षार की बूंद डाल देंगे, नीले रंग का। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा
कि लाल लिटमस पे अम्ल की बूंद डाल देंगे तो कैसा होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाल लिटमस पे अम्ल की बूंद डाल देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से नीले लिटमस पर अक्षार की बूंद डाल देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे लेबोरेटरी में? लेबोरेटरी में हम क्या लेंगे, HCl, HCl मिल जाएगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की और नीले लिटमस को लेंगे आप। नीले लिटमस पर क्या है, आप क्या करोगे, नीले लिटमस पर आप अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद डालेंगे तो नीला लिटमस आपको क्या होगा, लाल रंग में बदलता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपकी लैब में। ठीक है, अम्ल के रूप में क्या मिलेगा आपको, HCl, या फिर इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से अक्षार के रूप में आपको क्या मिलेगा, NaOH, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपको याद होनी चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये दोनों इस पर, लिटमस पर क्या प्रभाव डालेंगे और उस प्रभाव से पता चलेगा कि इनकी प्रवृत्ति अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, तो इस तरह से हम अम्लों का और क्षारों का पता लगाएंगे। तो दो अंतर तो हमें मिल गए, अम्लों और क्षारकों में हमें अंतर लिखने, दो अंतर हमें मिल गए। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, अम्ल खट्टे, क्षार कड़वे। लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देंगे, क्षार क्या कर देंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे। तीसरा, फिर कुछ अम्लों के उदाहरण, कुछ क्षारों के उदाहरण। अम्लों के उदाहरण में हम लिख सकते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AOH। ठीक है, तो इसी से तरह से हम दो दो तीन तीन उदाहरण देके इनमें जो अंतर है वो प्रदर्शित कर सकते हैं कि अम्लों में ये अंतर होता है, क्षारकों में ये अंतर होता है। ठीक है, आप इसमें एक दो और भी जोड़ सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये अम्लों और क्षारकों में जो अंतर है वो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, और भी अंतर बता सकते हैं अम्लों और क्षारकों में, और क्या अंतर हो सकते हैं बता सकते हैं आप। और आप अंतर एक बता सकते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेथिल ऑरेंज यदि अम्लीय विलयन में डाला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षारकीय विलयन में डाला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अम्लीय विलयन में यदि मेथिल ऑरेंज डाला जाएगा तो ये क्या कर देगा, अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज डाला जाएगा तो लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल की 2 3 4 5 बूंदे लीजिए, उसमें मेथिल ऑरेंज की 3 4 बूंदे डालिए तो ये क्या कर देगा, लाल कलर का हो जाएगा। इसी तरह से क्षार है वो मेथिल ऑरेंज के साथ क्या प्रक्रिया करेगा, पीले रंग का हो जाएगा। इन्हीं में से आपके एक एक दो दो नंबर के प्रश्न निकल के आ जाएंगे। क्या मेथिल ऑरेंज क्या प्रभाव डालेगा, किस पर, अम्ल पर लाल रंग का, क्षार पर पीले रंग का। ठीक है, तो इस तरह से हम अम्ल और क्षारकों में जो अंतर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
सूचक के बारे में, सूचक पूछा जाता है आपके पेपरों में, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सूचक, देखो सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं, और एक होते हैं मैन मेड, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए, उनको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक। एक प्राकृतिक सूचक होते हैं, एक कृत्रिम सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आएंगे तुम्हारे, लिटमस है, वो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, इसी तरह से कृत्रिम सूचक में आप क्या क्या लिख सकते हो, कृत्रिम सूचक कौन कौन से हो सकते हैं, मैथिल ऑरेंज, जैसा कि अभी हमने बताया था, मैथिल ऑरेंज, फिनाफथेलिन, फिनाफथेलिन भी क्या है, कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक के आप दो उदाहरण दे सकते हो, प्राकृतिक सूचक के आप दो उदाहरण दे सकते हो, और ये है सूचक के प्रकार। फिर एक प्रश्न निकल के आता है, लिटमस प्राकृतिक सूचक है तो लिटमस प्रकृति में मिलता कहां से है। लिटमस यदि प्राकृतिक सूचक है तो लिटमस मिलता कहां है, लिटमस एक लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस कहां से प्राप्त होता है, लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हल्दी तो आपको पता ही है, टर्मरिक घरों में यूज होती है, यह भी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा कि जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं और हमारी कोई व्हाइट शर्ट है या व्हाइट कपड़ा हमने पहन रखा है, तो हल्दी का क्या है, उस पे जो रंग होता है उसको हम धोते हैं किसी भी साबुन वगैरह से, मतलब कोई क्षारकीय प्रवृत्ति का साबुन है उससे हम धोएंगे तो वो क्या है, नीला हो जाए, वो सॉरी लाल रंग, लाल कलर का हो जाएगा। हल्दी का रंग है, जैसे धोएंगे हम तो वो क्या है, लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हल्दी भी बताती है कि ये प्रवृत्ति इसकी अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, और फिर इसको दोबारा धोएंगे, कपड़े को और धोएंगे तो वो पीले कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है। अब प्रश्न निकल के आता है कि सूचक होते क्या हैं। सूचक जैसे कि नाम से ही है कि जो हमें क्या सूचना देते हैं, सूचक नाम से ही है कि जो सूचना देंगे, किस प्रकार की सूचना देंगे, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों की अम्लीय और अक्षारकीय, अम्लीय और अक्षारकीय प्रवृत्ति के बारे में हमें सूचित करते हैं, प्रवृत्ति के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों की अम्लीय और अक्षारकीय प्रवृत्ति के बारे में हमें
सूचित करते हैं या बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। फिर आता है प्राकृतिक सूचक। कौन से होते हैं? वे सूचक जो प्रकृति में मिल जाते हैं हमें, जिन्हें बनाया नहीं जा सकता, वो प्राकृतिक सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक ये मैनमेड होते हैं। कृत्रिम सूचक मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे सूचक जो मनुष्य द्वारा निर्मित, वे कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो सूचक का प्रश्न आएगा तो हम आसानी से कर देंगे। इसमें प्रश्न ये बनता है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण दीजिए। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? कृत्रिम सूचक के उदाहरण दीजिए। मेथिल ऑरेंज और फिनाफथलीन आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि गंधीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। गंधीय सूचक जैसे कि नाम से ही है, जिनके गंध में परिवर्तन हो जाए, ऐसे सूचक, ऐसे पदार्थ जो अम्ल और अक्षार के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध बदल जाती है। क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जो अम्ल या अक्षार के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध बदल जाती है। मतलब उनकी स्मेल है वो परिवर्तित हो जाएगी, उनकी गंध बदल जाती है। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। गंधीय सूचक 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उनकी गंध बदल जाती है। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय अक्षार के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अब इसका उदाहरण भी तो देना पड़ेगा। प्याज, वैनिला, लौंग, ये गंधीय सूचक है। ठीक है, कि प्याज को यदि अम्ल में या क्षार में डाल देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके गंध में क्या परिवर्तन होगा। वेनिला को डाल दें तो गंध में क्या परिवर्तन होगा, लौंग को डाल दें तो गंध में क्या परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण के लिए, प्याज को यदि अक्षार में डाल दें तो प्याज की गंध बदल जाएगी, प्याज की गंध बदल जाएगी। मतलब प्याज में जो गंध आती है वो खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से अम्ल में डाल दें प्याज को तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गंध वैसी की वैसी रहेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई पदार्थ क्षारकीय है या अम्लीय है। यानी कि प्याज की गंध चली गई तो वो पदार्थ क्या होगा, अक्षारकीय होगा। और प्याज में यदि गंध रह जाती है तो वो पदार्थ जो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये गंधीय सूचक का इतना ही पूछा जाता है, वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद एक प्रश्न और आता है इसमें कि एक प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पे प्रश्न आता है कि प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो मैनमेड होते हैं। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो मैनमेड होते हैं। प्रबल अम्ल में हम क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? प्रबल अम्ल में हम उदाहरण दे सकते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है पता होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4
सल्फ्यूरिक अम्ल मैन मेड है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो ये प्रबल अम्ल हैं जो आपकी लेबोरेटरी में मिल जाएंगे, शीशियों में बंद मिलेंगे। ठीक है, नुकसान कर सकते हैं, आग लग सकती है इनसे, आपके हाथ जल सकते हैं। जैसे कि तेजाब होता है वो अम्लीय होता है, तेजाब से आपके हाथ जल सकते हैं, हार्मफुल होता है तेजाब आपके लिए। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? जो कि प्रकृति में हमें मिल जाते हैं, प्रकृति में जो हमें मिल जाते हैं। जैसे चींटी का डंक है, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल है जो हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। कीड़ी हमें खा गई, थोड़ा बहुत दर्द होगा, उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होगा, या हम इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से सिट्रिक अम्ल है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है, खट्टे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। ये कुछ प्रबल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ प्रबल अम्लों के, या फिर ये पूछ लिया जाए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। HCl एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, H2SO4 प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? HNO3 प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? प्रबल अम्ल है तो क्यों है? क्योंकि ये मानव निर्मित है। ठीक है, कुछ मिनरल्स कुछ मिला के इसको बनाया जाता है। दुर्बल अम्ल प्रकृति में हमें मिल जाते हैं। नींबू में अम्ल होता है, वो हमें हार्मफुल नहीं होगा, नुकसानदायक नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रबल अम्ल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाथ पे पड़ गया, हाथ जल सकता है, सीधा स्वाद चखोगे, जीभ जल सकती है आपकी, मुंह भी जल सकता है। ठीक है, सीधी किसी के साथ आप अभिक्रिया करके देखोगे तो भी आपको परखनली से थोड़ा दूर ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर मुंह नहीं रखना, कोई अभिक्रिया करके आपकी आंखों को खराब ना कर दे। तो ये प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल ऐसा कुछ नहीं करते, वो हमारे दैनिक जीवन में काफी चीजों में, खट्टे पदार्थों में पा जाती हैं। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।